हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल। हाँ प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है सफलता डिजिटल पर, जो विशेष रूप से आपकी विशेष प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है, क्योंकि आप सबकी बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आने वाली है। लगभग सभी बच्चों की सभी स्टेट्स में बोर्ड एग्ज़ाम मार्च महीने में होने वाले हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सुपर फास्ट कोर्स, क्रैश कोर्स बनाया है, जिसमें आप लोग 30 डेज के अंदर अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर करने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। यदि आप हमारे साथ लगे रहे, हमारे साथ अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहे, डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ रेगुलर वीडियोस को वॉच करते रहे, जो भी कंटेंट हम भेजेंगे उनको लर्न करते रहे, तो निश्चित रूप से ये 30 दिन आपके लिए बहुत रोमांचक होने वाले हैं, और जिनमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने 10th बोर्ड एग्जाम्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साइंस क्लास 10th की, जिसमें आज हम फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। यह है चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और आज हम इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रेडी हैं आप मेरे साथ तैयारी करने के लिए? वो जज्बा, वो दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए कि 30 दिन के अंतराल में हम इस कोर्स को पूरा कर सके। हमने डे टू डे आपके लिए एक प्लानर बनाया है। आप उस प्लानर के अनुसार यदि चलेंगे, देखेंगे, वीडियोस को वॉच करेंगे, अपने प्रिपरेशन करेंगे, टेस्ट देंगे, तो निश्चित रूप से ये जो सेशन है, ये जो मंथ है, आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ठीक है, तो अब हम तैयारी शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। नाउ वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। जिसके पहले लेक्चर शुरू हो, जिसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। ये देखिए, एक कोटेशन है काफी फेमस, डू वन थिंग एट ए टाइम, वाइल डूइंग इट पुट योर होल सोल इनटू इट, देन यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली। इसका मतलब ये है कि एक समय पर एक काम करिए, और जब ये एक काम आप करते हैं तो अपना पूरा का पूरा जो सोल है, पूरा जो मन है, मन वचन और कर्म से उस काम को करने में लग जाइए। देन यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली। आप सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि सफलता डिजिटल आपको सफलता दिलाने के लिए है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, हमारा नाम ही सफलता डिजिटल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इम्पोर्टेंट थिंग्स देखिए, इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो जरूरी होती है बच्चों के लिए, अच्छी तरीके से याद होने के लिए, समझ आने के लिए। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, बेहतर एकाग्रता के लिए किसी शांत स्थान पर या किसी बंद कमरे में बैठे। आप जब भी ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो किसी शांत स्थान पर बैठिए, या अपने रूम को बंद करके बैठिए आप, ताकि आपका ध्यान इधर उधर डिस्टर्ब नहीं हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, पूरे समर्पण के साथ कक्षाएं देखिए। विश्वास रखिए कि मैं जो देख रहा हूं, जिस इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा हुआ हूं, जिस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ा हुआ हूं, वो बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, और मुझे यहाँ पर सब कुछ वो चीज़ मिलने वाली है जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे समर्पण के साथ आप वीडियो देखिए, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। थर्ड, उचित समझ के साथ कक्षाएं देखिए। हर पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग के साथ देखें, समझें उसको। और ये कब होगा? जब आप किसी शांत स्थान पर बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठेंगे, समर्पण के साथ बैठेंगे, तो एक पूरी की पूरी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें और अपने नोट्स बनाएं, उन्हें सीखें। आप अपने नोट्स बनाएंगे, सीखेंगे, कुछ अपने हिसाब से आप उन्हें लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छी होने वाली है डियर स्टूडेंट्स वो चीज़ें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों का आप
रोजाना के रोजाना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा लेक्चर टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, लेसन नंबर 1। ओके, तो देखिए अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक्स के बारे में कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का जो इस चैप्टर में जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, किस चीजों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वह हम यहां पर देखेंगे। देखिए, फर्स्ट चीज है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड, रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्या परिभाषा होती है, रासायनिक समीकरणों की उपयोगिता क्या क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड चीज, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरणों को जो अभिक्रियाएं होती है उन्हें समीकरण की मदद से लिखा जाता है, उन्हें प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। उनके हर कंपाउंड का, हर तत्व का, हर परमाणु का एक प्रतीक होता है। उस प्रतीक को हिंदी में लंबा लिखने के बजाय उनका नाम हिंदी में लंबा लिखने के बजाय संक्षेप में प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है डियर स्टूडेंट। तो वह समीकरण हम कैसे लिखेंगे, उसे संतुलित कैसे करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम संसारण के बारे में पढ़ेंगे, संसारण क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम विकृत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, जिसमें आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप, रासायनिक अभिक्रिया आपकी स्क्रीन पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं से हमें पदार्थ में परिवर्तन का पता चलता है। किसका पता चलता है, पदार्थ में परिवर्तन का पता चलता है। रासायनिक अभिक्रिया कोई भी, देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसका मतलब है उसमें कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें पुराने पदार्थ नए पदार्थों में चेंज हो रहे हैं, उनमें कुछ न कुछ चेंज जरूर हो रहा है उन पदार्थों में। ठीक है, तो क्या परिवर्तन हो रहा है उनमें, इसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसकी रंग में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, कई तरीके के परिवर्तनों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए अगला है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है। कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, संपन्न हो जाता है या हो रहा होता है, तभी हम कह सकते हैं, हमें दिखती है वो चीज। जैसे सिंपल सा एक चीज है कि बर्फ पानी में चेंज होता है, बर्फ पिघलता है पानी बन जाता है, बर्फ पिघलता है पानी बन जाता है, तो हमें वो चीज दिख रही होती है, यानी कि उसमें कोई चेंज हो रहा होता है, तब हम कहते हैं कि बर्फ पिघल गया है। इसी तरीके से कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो उसका अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है। इस तरीके से कई परिवर्तन उसमें होते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में, तो आपको समझ में आया इस चीज के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन जो प्रतिक्रिया हुई है उसका पता कैसे चलता है। कोई रासायनिक परिवर्तन उसमें जब होता है तब हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का पता कब चलता है,
कोई उसमें परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ की अवस्थाओं में, रंग में कोई परिवर्तन होता है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज होता है, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। अब देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में अनेक क्रियाकलापों में रासायनिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। हमारे खुद के जीवन में हम इन रासायनिक परिवर्तनों को महसूस करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए वो कौन कौन से परिवर्तन है। देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया में, ये प्रतिक्रिया जो है इसे अभिक्रिया ही कहते हैं, इसे आप अभिक्रिया भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का उत्पादन करने के लिए परमाणुओं के बीच बंधनों को तोड़ना और बनाना शामिल है। यानी कि नया पदार्थ बनना है तो पुराने पदार्थ अपने पुराने बंधों को तोड़ेंगे और नए बंध बनेंगे, यानी कि नए बंध बनेंगे तो नया पदार्थ बनेगा। तो नया पदार्थ बनने के लिए ये जरूरी है कि जो पदार्थ है, जो क्रियाकारक है, उसके पुराने बंधों को टूटना, उसकी अवस्थाओं में चेंज होना जरूरी है, ठीक है। अब ये जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं वह कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। देखिए गर्मी के दिनों में दूध कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाता है। गर्मी के दिनों में जब हम दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं और ऐसे ही रखा रहने देते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक गर्मी में यदि दूध रखा रहता है तो दूध कुछ समय पश्चात फट जाता है, ठीक है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, समझ में आई आपको। अगली देखेंगे, लोहे की कील को आर्द्र तापमान के संपर्क में छोड़ दिया जाता है। यानी कि लोहे का कोई भी कील ही नहीं, लोहे का कोई भी सामान हो, यदि उसे आर्द्र तापमान मतलब नमी, क्या नमी वाले स्थान में छोड़ दिया जाता है। लगातार लोहे की कीलें गीली होती है या सीम बैठती है किसी जगह पर जहाँ लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा हो, कोई सामान पड़ा हुआ हो, वहाँ लगातार पानी के संपर्क में वह हो, तो क्या होता है कुछ दिनों के पश्चात उस लोहे की कील में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। लोहे का जो भी सामान है उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और उसमें जंग लग जाती है। अंगूर किण्वित हो जाते हैं, अंगूर सड़ जाते हैं, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। खाना पकाया जाता है, देखिए खाना पकाने में आटे को पीसा जाता है, आटे में फिर गेहूं को पीसा जाता है, फिर आटे में पानी डालकर उसको गूंथा जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, तब कहीं जाकर चपाती बनती है। इसी तरीके से कई मसाले सब्जी में डाले जाते हैं और एक टेस्टी सब्जी बनती है। तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है प्यारे बच्चों। हमारे शरीर में भोजन पच जाता है, हम जो भी खाते हैं वो पच जाता है और उसके जो पौष्टिक अवशेष हैं, पौष्टिक जो भाग होते हैं, वह हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारी बॉडी की दैनिक क्रियाकलापों को वो संपन्न करते हैं। तो भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हम सांस लेते हैं, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इतने सारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हमारे जीवन में होते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए परिवर्तन जो ये निर्धारित करते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या हो चुकी है, कैसे पता चलेगा बच्चों? देखिए उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो तो पता चलेगा। जैसे बर्फ पानी बन गया है, पानी भाप बन गई है, तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो गया है। इसमें अवस्था 3 प्रकार की अवस्था होती है प्यारे बच्चों। पदार्थ की कितने प्रकार की अवस्था होती है? देखिए आप, पदार्थ की अवस्था होती है 3, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये अवस्थाएं जब एक दूसरे में चेंज हो जाती है तो इसे कहते हैं अवस्था में परिवर्तन। ठोस से द्रव बन जाए, द्रव से ठोस बन जाए, या गैस से ठोस बन जाए, द्रव से गैस बन जाए, गैस से द्रव बन जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला है रंग में परिवर्तन यदि हो रहा है
तो भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तापमान में परिवर्तन होता है तो भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यदि उसमें से कोई गैस निकल रही हो, गैसें बन रही हो उस अभिक्रिया के दौरान, तो भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कितनी चीज़ों से, कितने परिवर्तनों से पहचाना जा सकता है बच्चों? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन से पहचान सकते हैं, रंग में परिवर्तन से पहचान सकते हैं, तापमान में परिवर्तन से पहचान सकते हैं, और गैस यदि निकल रही हो तो पहचान सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन को, रासायनिक अभिक्रिया को किसकी सहायता से या किन परिवर्तनों की सहायता से पहचाना जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा पहला पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन, चौथा गैस का निकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो चुका है, इसके बाद टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण के पॉइंट आए हैं। रासायनिक समीकरण का उपयोग रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र के साथ कम समय में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं, पदार्थ भाग लेते हैं, उनको उनका फार्मूला के रूप में लिखा जाता है। जैसे जल को एक तो हिंदी में हम यूं लिख सकते हैं, ठीक है, और सूत्र होता है केवल H2O। ठीक है, तो जल्दी और कम समय में लिखने के लिए हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। रासायनिक समीकरण क्रियाकारकों और उत्पादों के बारे में जानकारी देती है। रासायनिक समीकरण किस किस के बारे में जानकारी देती है? क्रियाकारकों और उत्पादों के बारे में जानकारी देती है कि कौन क्रियाकारक है और कौन उत्पाद है, कौन पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है और कौन पदार्थ अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। तो देखिए ये कैसे पता चलता है हमको। तीसरे नंबर पॉइंट देखिए आप, रासायनिक समीकरण में तीर अभिकारकों और उत्पादों में परिवर्तन को दर्शाता है, ऐसा तीर आता है। ठीक है, तो इधर होते हैं क्रियाकारक और यहां होते हैं क्रियाफल, जिसे हम उत्पाद भी कहते हैं। तो देखिए इस तरफ तो क्रियाकारक होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिक्रिया में भाग लेकर क्रिया करते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं क्रियाफल के रूप में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए तीर के बाईं ओर क्रियाकारक होते हैं। ये तीर है, ये तीर के बाईं ओर क्रियाकारक एक A प्लस B प्लस C, कितने ही क्रियाकारक हो सकते हैं। एक अकेला क्रियाकारक हो सकता है, दो क्रियाकारक हो सकते हैं, A प्लस B हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से कितने ही क्रियाकारक हो सकते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस D, इस तरीके से क्रियाकारक हो सकते हैं। और यदि दो या दो से अधिक क्रियाकारक भाग ले रहे हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। क्रियाकारकों को उनके बीच प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों को भी, ये क्या बन गया, जैसे ये A प्लस B प्लस C है तो उत्पाद बन गया है D बन सकता है, या बन गया D प्लस E, दो बन गए तो उनके बीच में प्लस लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, दो या दो से अधिक क्रियाफल हो तो भी उन्हें तीर के बाईं तरफ प्लस के रूप में लिखा जाएगा। उत्पाद भी दो या दो से अधिक है तो उनके बीच में भी प्लस लिखा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, एरो हेड उत्पाद की ओर इशारा करता है। एरो यानी कि ये हेड, और एरो का हेड, ये एरो हेड है और यहाँ पर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये उत्पाद, हेड का मतलब उसका सिर, एरो का मतलब तीर, तीर का सिर उत्पाद को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रासायनिक समीकरण का तीर प्रतिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, यानी कि अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। अभिक्रिया की दिशा, यदि तीर इस तरफ है
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है। और यदि यह तीर ऐसा होता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यह क्रिया इधर से इधर हो रही है, यानी कि इधर तो क्रिया कारक है अब और इधर उत्पाद है। ठीक है, तो एरो के हेड से हमें अभिक्रिया की दिशा का पता चलता है, इस तीर से अभिक्रिया की दिशा का पता चलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आता है अगला पॉइंट हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। तीसरे पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए। अभिक्रिया के होने के पहले के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए और अभिक्रिया होने के बाद में भी उनके परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह है, इसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है या संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ समीकरण लिख सकते हैं आप। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कब कहा जाता है? यदि अभिक्रिया के पहले और बाद में क्रियाकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो। ठीक है, जैसे यहां है A प्लस B और ये अभिक्रिया बन रही है C प्लस D। ठीक है, या फिर हम एक और उदाहरण लेते हैं, C प्लस O2, इसको आप डिलीट करिए। देखिए अब C प्लस O2 मैंने लिखा है, ये क्रियाकारक है दो और ये CO2 बनता है। तो यह देखिए, ये क्रियाकारक अभिक्रिया होने के पहले इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2, यानी कि एक तो कार्बन है इसमें और 2 ऑक्सीजन है। कहां पर? क्रियाकारक में। अब यह क्रिया करके क्या बना रहे हैं? उत्पाद। और उत्पाद क्या बना? CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। अब इसमें परमाणुओं की संख्या गिनेंगे। क्रियाकारक में देखिए कार्बन कितने थे? 1, ऑक्सीजन कितने थे? 2। अब उत्पाद में हम कार्बन की संख्या गिनेंगे। कार्बन कितने हैं? देखिए कार्बन यहां पर 1 है और ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 2, यानी कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या क्रिया होने के पहले 1 थी और क्रिया होने के बाद में भी 1 है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन की संख्या क्रिया होने के पहले भी 2 थी और क्रिया होने के बाद में भी यहां पर 2 है। तो यदि क्रियाकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पहले और बाद में जब समान है तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। ये जो प्रोसेस है ये किसके अनुसार होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार होता है प्यारे बच्चों? यह जो परमाणुओं की संख्या जो समान होती है क्रियाकारकों की और उत्पादों की, ये किसके अनुसार, किस नियम के अनुसार होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होता है प्यारे बच्चों। और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? देखिए यह नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड में एक बार जो द्रव्यमान बन गया है वही द्रव्यमान नियत रहता है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताइए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होगा कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है,
ये मोस्ट है पूछा जा सकता है। ठीक है, हर चीज़ मोस्ट है और बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं। आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। निश्चित रूप से ये चीज़ें आपके दिमाग में जाएगी, लर्न होगी डेफिनेटली। अतः इस नियम के अनुसार अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। पूछ सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों की यानी कि क्रियाकारकों और उत्पादकों की संख्या समान क्यों रहती है? क्योंकि इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखेंगे अब हम संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। ये जो प्रतिक्रिया लिखी हुई है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको आप अभिक्रिया लिख सकते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण पढ़ेंगे अब हम। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, Zn प्लस H2SO4 हमारे पास यहां है क्रियाकारक और यहां आए हैं उत्पाद। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सावधानी से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कोशिश कर रहा हूं। आप लोग डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ बैठे रहिए, सावधानी पूर्वक बिना डिस्टर्ब हुए देखिए। ठीक है, निश्चित रूप से आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आएगी। तो देखिए ये एरो है, एरो के बाएं तरफ होते हैं इधर क्रियाकारक और दाएं तरफ होते हैं इधर उत्पाद। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों के परमाणुओं की संख्या और क्रिया का फल यानी कि उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो देखिए अब क्रियाकारक पर आ जाओ आप लोग। क्रियाकारक में यहां पर जिंक है, ये Zn, यहां Zn की संख्या कितनी है 1, न तो यहां पर कुछ लिखा हुआ है न यहां नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसलिए Zn की संख्या है 1। अब हम उत्पाद में चलेंगे, Zn को ढूंढेंगे। Zn ये रहा, यहां Zn देखिए कितने हैं, यहां भी 1 है। तो देखिए इसके न तो यहां पर कुछ लिखा हुआ है ना ही Zn के नीचे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यदि कुछ लिखा हुआ होता तो वह संख्या होती, कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए इसको भी 1 माना जाएगा। जिसके ऊपर और नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं होता है उसको प्यारे बच्चों 1 माना जाता है। ठीक है, तो जिंक यहां पर 1 हो गया और यहां पर भी जिंक 1 हो गया है। अब आते हैं हम हाइड्रोजन पर। किस पर आएंगे? हाइड्रोजन पर। देखिए हाइड्रोजन ये रहा, यहां हाइड्रोजन 2 हैं। कितने हैं प्यारे बच्चों? 2। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे ये देखो स्पष्ट दिख रहा है 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो यहां पर क्रियाकारक में हाइड्रोजन 2 है। अब उत्पाद में हाइड्रोजन देखेंगे, ये रहा, देखो उत्पाद में हाइड्रोजन ये रही। इन दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, इसमें यहां पर दे रखा है लेकिन 2 है, लेकिन उत्पाद है। क्रियाकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या समान हो गई है। अब हम देखेंगे एस। एस देखिए इधर कितने हैं? 1 है, क्योंकि एस के नीचे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं होता है उसको 1 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ एस 1 है। अब हम उत्पाद में चलेंगे, उत्पाद में एस देखिए 1 है, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो एस भी बराबर हो गए हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन। कहां पर? क्रियाकारक में। ये क्रियाकारक में ऑक्सीजन, क्रियाकारक में ऑक्सीजन 4 हैं, ये 4 लिखा हुआ है। अब हम जाएंगे उत्पाद में, तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा ऑक्सीजन, तो देखिए यहां भी 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें प्रत्येक परमाणु, हर परमाणु, ये जिंक भी इसमें बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, एस भी बराबर है और ऑक्सीजन भी बराबर है। तो यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखिए 2H2 प्लस O2। अब देखिए इसमें यहां पर 2 क्रियाकारक हैं। देखिए कितने क्रियाकारक हैं? 2 क्रियाकारक। अब इन 2 क्रियाकारक ने क्रिया करके कितने उत्पाद बनाया? केवल एक ही उत्पाद बना रहा है और वह भी जल। क्या बना रहा है?
जल। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो आगे के 2 और नीचे के 2 ये मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा, याद रखना है। देखना जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3H2, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, क्योंकि 3 × 2, 3 × 2 बराबर होते हैं 6। अब इसमें यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए प्यारे बच्चों, 6 हाइड्रोजन हो गए हैं। दूसरा देखते हैं, कोई उदाहरण कुछ भी देखते हैं, 2O2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 4 हो गई है। यहाँ पर कितनी हो गई है, 4। कैसे हुई है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और नीचे 2 है, तो 2 × 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया है। यदि यहाँ पर 3 होता, तो अब कितना हो जाता है, 3 × 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये 2 लिखा तो 6 हो गया। इस तरीके से आप किसी भी परमाणुओं की संख्या को काउंट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हुए, 2 × 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन हुए। अब यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे उत्पाद में देखिए ये 2 × 2, ठीक है, तो यहाँ भी 4 हो गए हैं, यानी कि हाइड्रोजन भी संतुलित है। अब ऑक्सीजन पर आएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, कितना है, 2, लेकिन यहाँ देखिए, अब आप यहाँ देखिए ऑक्सीजन के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो उसके नीचे हम अपनी मर्जी से 1 मान लेते हैं, और यहाँ जो आगे लिखा हुआ होता है यह सबके लिए मल्टीप्लाई के रूप में गिना जाता है। तो कैसे करेंगे इसको, 2 × 1 ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, तो इस 2 को हाइड्रोजन के लिए भी गुणा किया था हमने, और इस 2 को ऑक्सीजन के लिए भी गुणा करेंगे, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए इसी तरीके से ये रहा एक और एग्जाम्पल। अब आप देखिए 3Fe, यहाँ 3Fe है, और यहाँ देखिए यहाँ भी 3Fe है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 4 × 2 बराबर 8 हाइड्रोजन हो गए। इधर देखेंगे हम, अब यहाँ पर 2 × 2 यानी कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4 है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 1 माना जाएगा, तो 4 × 1 हो गया, 4 × 1 हो गया, इसलिए ये 4 हुआ। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं, तो क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्या हमें 8 करना है, तो देखिए यहाँ पर इस जगह पर आप लोगों को 4 लिख देना है, तो 4 × 2 = 4 दूनी 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गई। यहाँ भी 8 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 8 हाइड्रोजन हो गए हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमने संतुलित कर ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तो ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। CO + 2H2 CH3OH, ये समीकरण आप, ये मोस्ट है, ये भी एक तरीके से। 6CO2, कार्बन देखिए यहाँ पर कितने हैं, 6 कार्बन। इधर देखिए कार्बन, यहाँ टोटल कार्बन में देखिए कितने, किसमें लिखा हुआ है कार्बन, इसमें कार्बन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें कितने हैं, 6 कार्बन हो गए डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन देखिए कहाँ कितने हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 × 2 यानी कि 12 ऑक्सीजन हो गई, लेकिन 12 ऑक्सीजन इसमें भी है। यहाँ पर देखिए 12 × 1, क्योंकि यहाँ 1 लगाना पड़ेगा, तो 12 यानी कि 12 और 12 24 ऑक्सीजन हो गई हैं। अब हमें इधर भी 24 ऑक्सीजन यदि मिल जाएगी तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो देखिए कैसे हैं, 24 ऑक्सीजन करना है डियर स्टूडेंट्स, कितना करना है, 24। तो देखिए 6 ये रही, 6 और 6O2 12 ये रही,
और 6H2O। बारह ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, देखिए ऑक्सीजन गिन रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इस वाले में ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन गिनना है। ऑक्सीजन 6 इंटू 1 तो कितने हो गए 6। तो अब देखिए टोटल कितने हो गए 24 हो गए। तो ऑक्सीजन 24 हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, तीनों चीज बैलेंस हो गई है। इसमें 3 चीजें हैं, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ये सभी परमाणु क्रियाकारक के और क्रियाफल के बराबर होने चाहिए, तब ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी, ठीक है। अब आएगा प्रैक्टिस सेशन, आ गया देखो हमारा यहाँ पर। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए? मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए? तो देखिए क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम का बाहरी भाग पहले से ही वायुमंडलीय O2 की प्रतिक्रिया से ऑक्सीकृत हो जाता है। वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है O2, ये पहले ही इस मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर लेती है, बाहरी परत से क्रिया कर लेती है। जैसे ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की ये जो बाहरी परत है ना, इसके साथ पहले ही वायुमंडल की जो O2 गैस है ये क्रिया कर लेती है इससे चिपक कर, ठीक है। इसलिए ये जलाने से पहले, इसलिए ये पहले ही जल चुकी होती है हल्की हल्की, तो अंदर का कहाँ से जलेगा। इसलिए इसको कंप्लीट जलाने के लिए इसको मैग्नीशियम, इसको रिबिन से साफ करना जरूरी है, ठीक है, या रेगमाल से साफ करना जरूरी है, तब जाकर कहीं ये मैग्नीशियम का रिबिन जलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्योंकि मैग्नीशियम पहले ही वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीकृत कर लेता है। इसलिए जो अंदर वाले जो मैग्नीशियम है उसको जलाने के लिए मैग्नीशियम की बाहरी परत को हमें साफ करना पड़ता है। देखिए प्रैक्टिस सेशन फिर आया एक और। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ जहां भी प्रतिक्रिया लिखा हुआ है आप अभिक्रिया पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने लिख दिया, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 अभिक्रिया ये दे रखी है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड भी लिख सकते हैं इसको। हाइड्रोक्लोराइड, तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का सूत्र क्या है, ये है सवाल हमारा, ये है और यह है उत्तर। हाइड्रोजन को लिखेंगे H2, क्लोरीन को लिखेंगे Cl2, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखेंगे HCl, क्या लिखेंगे HCl। तो अब इसे संतुलित करेंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा। ये समीकरण होती कैसे, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ संतुलित कैसे करेंगे। देखिए ये लिख दिया हमने H2 हाइड्रोजन, ये लिख दिया हमने क्लोरीन, और यहाँ बना ये हाइड्रोक्लोराइड यानी कि HCl बनता है। लेकिन अब देखिए नीचे वाली अभिक्रिया संतुलित नहीं है, ठीक है, हमें ये संतुलित करना है। तो देखिए क्या संतुलित करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन संतुलित करते हैं। चलिए देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं प्यारे बच्चों, 2 है, यहाँ पर नीचे 2 लिखा हुआ है ना, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 1 ही है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम 1 मान लेंगे। इसलिए हाइड्रोजन कितने हैं 1, हमें 2 करना है। 2 करना है तो क्या होगा, इसके आगे हमें 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2 हो जाता है। अब क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन यहाँ कितना है 2, और यहाँ क्लोरीन कितना है, ये देखिए ऐसा आया था यहाँ पर, यहाँ भी क्लोरीन कितना है, इसके नीचे अपना आप 1 मान लेंगे, और ये 2 आगे आ गया, तो 2 को सबके लिए गिना जाता है प्यारे बच्चों। तो 2 इंटू 1 यानी कि क्लोरीन कितनी हो गई, 2 क्लोरीन हो गई। 2 इंटू 1 कितना होता है 2, ठीक है। तो क्लोरीन भी कितनी हो गई 2, हाइड्रोजन भी कितनी हो गई 2। तो अब मतलब ये है जो रासायनिक समीकरण है, यह है बैलेंस्ड यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड, इसका सूत्र ये रहा BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 इजकल टू बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये समीकरण है एक्चुअली। अब यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ऐसे ये 3 लिख रहा है, ये 3 लिख रहा है, ये 2 लिख रहा है, तो ये कहाँ से आए? जब इनको संतुलित करेंगे तब आएंगे ये, ठीक है। तो अब देखिए आप, अब इसको आप संतुलित करके देखिएगा, कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम और एग्जाम्पल से कुछ देखिए। यहाँ पर सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यह है क्रियाकारक और ये क्या है? उत्पाद, ठीक है। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या है? Na प्लस वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2। अब इसे हमको सॉल्व करना है, संतुलित करना है। यहाँ सोडियम कितने हैं? 1। यहाँ सोडियम कितने हैं? 1, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1, ठीक है। लेकिन अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 2। अब इधर टोटल हाइड्रोजन कितनी है? 2 हाइड्रोजन ये हो गई और 1 हाइड्रोजन ये रही, यानी कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे? अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसके आगे 2 लगाकर देखेंगे। किसके आगे? H के आगे। यहाँ 2 लगाकर देख लिया, तो 2 लगाकर देख लिया, तो अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? हाइड्रोजन 2 × 2 बराबर 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन हमारे पास 3 हैं यहाँ पर। तो देखिए, तो क्या हम यहाँ पर 2 लगा सकते हैं? हम यहाँ पर 2 लगाकर देखें तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 2। तो 2 और 2 कितने हो गए? बराबर 4। तो 4 ही इधर है और 4 ही इधर हैं। अब ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है और ये सबके लिए गिना जाता है। यहाँ 1 गिनेंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 माना जाता है, और सामने वाली ये जो संख्या होती है इसको सबके लिए माना जाता है। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 × 1, 2 गुणा 1 बराबर 2, ठीक है, ऑक्सीजन। और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? देखिए, उत्पाद में भी तो बराबर करना है ना भाई हमको। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 1 लिखेंगे, ये 2 सबके लिए है, 2 × 1 बराबर 2। तो पूरी की पूरी इक्वेशन ये बैलेंस हमने कर दी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, ये आपके सामने आ गई है समीकरण। ये दूसरा देखिए, तो अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द स्टेट सिंबल फॉर द, यानी कि ये जो समीकरण दे रखी है, इस समीकरण के लिए हमें ये जो अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया के लिए हमें समीकरण लिखना है, कुछ नहीं करना है। क्या क्या है? पानी में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का घोल है, और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का घोल बनाना है, ठीक है, के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड लेना है, सोडियम सल्फेट लेना है, ये क्रिया कर रहे हैं। ये रहा बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम सल्फेट। क्या क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट बन रहा है, ये रहा बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड, ये रहा सोडियम क्लोराइड।
तो इस तरीके से आपको ये समीकरण लिखनी है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक बार फॉर्मूले याद हो जाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप बार बार बोलेंगे तो निश्चित रूप से फॉर्मूला याद होगा। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। देखिए, पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों, संयोजन या योगात्मक, यानी कि इसमें जोड़ होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ इसमें मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, ये देखिए आप, ये नया इसमें जुड़ गया, ये एक नया पदार्थ आ रहा है। देखिए, एक ये और एक ये, तो ये दोनों जुड़ेंगे। अब ये देखिए, ये जुड़ गए और एक पूरा का पूरा नया कंपाउंड बन गया है। देखिए इसको आप, ये नया था, ये अलग है, जुड़ गए। देखिए, ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये जुड़ जाएंगे। ठीक। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे एक पदार्थ ये, दोनों मिल गए और दोनों ने एक बड़ा पदार्थ बना दिया। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। ओके। तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ऐसी अभिक्रियाओं को, यहाँ प्रतिक्रिया लिखा हुआ है, प्रतिक्रिया अभिक्रिया, ठीक है, एक जैसा, इसको आप अभिक्रिया पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रियाओं को? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। ये दो पदार्थ हो गए, ये तीन कर दिए, लेकिन ये क्या बन गया? एक बन गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया हो गई है ये। या इसकी एक और परिभाषा है, देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। लगभग सेम ही है, कोई सी भी आप याद कर सकते हो। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, याद रखना संयोजन, नाम से ही पता चल रहा है। संयोजन या योगात्मक, संयोजन यानी कि योज होना, उनका जोड़ होना, मिल जाना, ये संयोजन अभिक्रिया। ठीक, एग्जाम्पल्स देखेंगे संयोजन अभिक्रिया को। देखिए, ये दो क्रियाकारक है, एक क्रियाकारक ये रहा, एक क्रियाकारक ये रहा, और ये एक ही पदार्थ बना है इसमें। क्या बना? एक ही पदार्थ बन रहा है इसमें। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, अगली देखिए आप, ये दो क्रियाकारक है, H2 है और O2 है, और एक ही पदार्थ बनाया H2O। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बच्चों? संयोजन अभिक्रिया हो गई है ये। अब देखिए आप, एक और आया, CaO प्लस H2O बनाया इसने, ये एक ही पदार्थ बना रहा है। यानी कि अगर यहाँ प्लस लिखकर कोई दूसरा होता तो XYZ जैसे X लिख दिया हमने, यहाँ X प्लस Y, तो देखिए अलग अलग पदार्थ हो गए फिर। लेकिन यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, बनी सिंगल रहा है, प्लस प्लस होकर दूसरा पदार्थ यहाँ पर नहीं आ रहा है। एक और उदाहरण आ गया, ये देखिए, क्या ये है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें एक उत्पाद नहीं बन रहा, एक अलग उत्पाद बन रहा है इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। पृथक्करण या अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? पृथक्करण, नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों, पृथक्करण अपघटन, यानी कि ये कोई पदार्थ है, यह पदार्थ दो या दो से अधिक में टूट गया, छोटे छोटे में। ठीक है, ये हो गया। कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, इसे पृथक्करण अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही परिभाषा बनानी है बच्चों, रटना नहीं है कुछ भी, नाम से। कोई पदार्थ, पृथक्करण, नाम, शब्द का नाम, जो उसका अर्थ हमें आना चाहिए, शब्द का अर्थ हमें आना चाहिए, अर्थ आ जाएगा तो परिभाषा हम आसानी से लिख सकते हैं। पृथक्करण या अपघटन क्या होता है? ये पृथक्करण का मतलब पृथक हो जाना या टूट जाना, अपघटन का मतलब भी टूट जाना।
तो एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो इसे पृथक्करण अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ एक से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाए, सरल उत्पादों में टूट जाए, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर इसकी भी एक और डेफिनेशन है, वह अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिक्रिया कारक यानी कि पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। बात है कि है दोनों, या तो ये लिख दो या यह लिख दो, दोनों सेम है, ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है, चीज एक ही है, काम एक ही है दोनों का, ठीक है। इसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, यह है अपघटन अभिक्रिया। या इसे क्या 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 क्या, क्या कह सकते हैं हम, वियोजन वियोजन अभिक्रिया। देखिए, ये एक पदार्थ है, ये एक ही पदार्थ है, देखो अभी ये इतने सारों में टूट गया, तीन में बन गया, ये एक दो बार देखे, ये एक पदार्थ है, ये दो में टूट गया, देखो ये। अब देखिए, ये अलग अलग में टूट जाएगा, ये एक पदार्थ, दो पदार्थ, तीन पदार्थ बना है। ये ए भी लिखा हुआ है, ए भी देखिए यहाँ पर ए में टूट गया और बी में टूट गया, और ये नीचे भी बता रखा है। अब ये देखिए टूट जाएगा, अभी ये अलग अलग टूट गया, ठीक है, छोटे छोटे पदार्थों में टूट गया, ये टूट गया, देखो अभी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम विजुअलाइज तरीके से आपके माइंड में फिक्स करने वाले हैं, चीज़ें आप भूलोगे नहीं, इसलिए हम ये एनिमेशन का इसमें यूज कर रहे हैं। इनको आप जब देखेंगे तो ये दिमाग में पिक्चर आपके वीडियो के फॉर्मेट में अंदर चली जाएगी और आसानी से आप डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई भी पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी कारकों के आधार पर यह अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। कोई कारक यदि उसके लिए उत्तरदायी है, उस उत्तरदायी कारक के आधार पर ही वियोजन अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है, कि यानी कि किसके कारण से इसमें वियोजन हो रहा है, ऐसा क्या कारण है कि इस अभिक्रिया में वियोजन हो रहा है, उस कारण के आधार पर वियोजन अभिक्रिया को प्रकार में बांटा गया है। तो पहला बांटा गया है ऊष्मीय या तापीय आधार पर पृथक्करण। कौन सा पृथक्करण? ऊष्मीय या तापीय पृथक्करण। अब इसमें क्या होता है, पदार्थ को ऊष्मा देते हैं या गर्म करते हैं उसको। क्या पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, ये एक पदार्थ है, इसको अपन ने गर्म कर दिया, तो गर्म कर दिया तो ये दो पदार्थ दो में टूट गया, तीन में टूट गया, चार में टूट गया। तो चूंकि गर्म करने के कारण ये अभिक्रिया हो रही है, ये पृथक्करण हो रहा है, इसलिए इस पृथक्करण को क्या नाम दे दिया, ऊष्मीय या तापीय पृथक्करण नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में अपन इसको क्रियाकारक को गर्म कर रहे हैं। किसी भी अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक को गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, और उसके कारण यदि वो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, तो उस ऐसी अभिक्रिया को तापीय या ऊष्मीय पृथक्करण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की अभिक्रिया में यौगिक ऊष्मा की उपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। इन अभिक्रियाओं को तापीय या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें? ऊष्मा के द्वारा पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, ठीक है। जैसे आपने घर में अपनी मम्मी को किचन में कुछ पिघलाते हुए देखा होगा, ठीक है, तो पिघल जाता है, तो ये छोटे छोटे उसमें टूट जाता है। ये देखिए, ये एक पदार्थ है CaCO3, ये त्रिभुज का चिन्ह लगा रखा है इस तरीके से। त्रिभुज का मतलब होता है गर्म करना, ठीक है, त्रिभुज का मतलब गर्म करना। तो ये गर्म करने किसको, इसको गर्म कर रहे हैं CaCO3 को। क्या बन गया? एक CaO बन गया और CO2 बन गया। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, आप अच्छी तरह जानते हो। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, ये FeSO4 तीन में टूट रहा है। देखो ये कितने में टूट रहा है? तीन में टूट रहा है। अब ये समीकरण है प्यारे बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरीके से लर्न करनी है, ठीक है। 2, 3, 4, 5 बार आप पढ़ेंगे, इन समीकरणों को पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ लिखना है।
4 5 6 बार कम से कम आपको ये समीकरण कॉपी में नोटबुक में लिखोगे, तब आपके ये इक्वेशंस, ये समीकरण आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएगी और ये चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। बच्चों याद रखिए, समीकरणों को आप अपने पेन से नोटबुक में नहीं लिखोगे तो आपको किसी भी सूरत में समीकरण याद होने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन यदि आप अपने पेन से अपनी नोटबुक में लिखोगे 5-6 बार, केवल समीकरण ही तो लिखना है आपको, लिखोगे तो आपको समीकरण याद हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। ठीक, तो आप नोटबुक से लिखिए, पेन से लिखिए, नोटबुक में समीकरणों को 2 3 4 5 6 बार लिखिए, अपने आप आपके माइंड उसको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा और चीजें लंबे समय के लिए याद रहेगी। ये देखिए PbNO3 का होल टूट रहा है, ये PbO में, NO2 में और O2 में, ये सब समीकरण इक्वेशंस आपको प्यारे बच्चों याद करना है। ठीक है, ये देखिए ये गर्म कर रहे हैं, यहां पर ये परख नली है, परख नली में पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, लाल हुआ और ये पिघल गया, देखो ये। ठीक है, ये पिघल गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहली अपन ने पढ़ी उष्मा के कारण पृथक्करण अभिक्रिया, तो उसे कह दिया उष्मीय पृथक्करण अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी पढ़ेंगे सूर्य के प्रकाश के कारण पृथक्करण वियोजन। क्या? सूर्य के प्रकाश के कारण वियोजन या पृथक्करण। तो इसमें सूर्य के प्रकाश से वियोजन हो रहा है, 2 या 2 से अधिक में टूट रहा है सूर्य के प्रकाश के कारण, इसलिए उसे सूर्य के प्रकाश के विकिरण द्वारा पृथक्करण अभिक्रिया कह दिया इसको। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इस अभिक्रिया में यौगिक सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में छोटे अणुओं में वियोजित हो जाता है। इन प्रतिक्रियाओं को सूर्य के प्रकाश प्रतिक्रियाओं के द्वारा पृथक्करण कहा जाता है। ठीक है, किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण कोई पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा है, तो इसे सूर्य के प्रकाश विकिरण द्वारा पृथक्करण अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण। तो ये अभिक्रिया आ गई, देखो ये HBr है, ये किस किस में टूट जाता है? सूर्य के प्रकाश को H न्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? H न्यू, ऐसे और ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, या फिर अल्ट्रावायलेट लिख सकते हैं, UV लिख सकते हैं आप लोग। तो ये 2 में टूट गया, हाइड्रोजन और ब्रोमीन में टूट गया है। अगला देखिए आप AgCl, ये किस किस में टूट गया? Ag में और Cl2 में टूट गया। AgBr, Ag में टूटा और Br2 में टूटा, और ये तीनों रिएक्शन होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये तीनों रिएक्शन। तो रिएक्शनों का ऑर्डर याद रखना है आपको, कौन सा ये नाम याद रखना है कि कौन सी अभिक्रिया किसके कारण होती है। सूर्य के प्रकाश के कारण कौन कौन सी वियोजन अभिक्रिया है, उष्मा के कारण कौन कौन सी वियोजन अभिक्रिया है। जब आप 4 5 6 बार आपके समीकरणों को लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फंडा याद हो जाएगा। अगली अभिक्रिया आती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये भी अपघटन है। ठीक है, हम वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कारण किस किस के कारण से वियोजन हो रहा है, अब उसके प्रकार पढ़ रहे हैं अपन ये। ठीक है, तो उनमें से तीसरा आया विद्युत अपघटन। तो नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत के कारण अपघटन हो जाना। विद्युत के कारण कोई पदार्थ अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, तो इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ये देखिए, इस प्रकार की अभिक्रिया में जब किसी यौगिक में विलेय अवस्था में या द्रव अवस्था में या जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि करंट प्रवाहित किया जाता है, तो धारा कैथोड और एनोड पर इसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अलग कर देती है। कैथोड या एनोड पर उस पदार्थ को कितने भागों में विभाजित कर देती है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तोड़ देती है। तो देखिए जैसे प्यारे बच्चों, इसमें ये H2O भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है अभी इसमें, देखिए ये, और ये इसमें करंट लगा रखा है, बैटरी से जोड़ रखा है अपन ने इसको, प्लस और माइनस।
तो देखिए, और ये परक नली में इस तरीके से यहाँ हाइड्रोजन आ गई इसमें, और एक में हाइड्रोजन चली जाती है, एक में ऑक्सीजन चली जाती है। तो यानी कि इसमें पानी टूट रहा है काय में, H2+ O2 में, ठीक है। और ये करंट के द्वारा होता है, काय के द्वारा होता है, करंट के द्वारा, विद्युत के द्वारा, ठीक है। ये जो पानी है ये किस किस में टूट गया है, H2 में और O2 में टूट गया है। इसके कारण, इसलिए इसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके कुछ और उदाहरण है, देखिए आप, ये रहा वही उदाहरण है, H2O, H2+O2 हमने पढ़ा अभी। एक और अभिक्रिया है NaCl। ये NaCl क्या होता है, हमारे घरों में होता है खाने का साधारण नमक, जिसे हम सब्जी में, रोटी में डालते हैं। तो वह भी करंट लगाते हैं उसमें, जब पानी का घोल बना दिया जाता है पानी डालकर इसमें, तब ये होता है प्यारे बच्चों। ठोस अवस्था में नमक जो घरों में होता है, ठोस अवस्था में उसको डायरेक्ट हम करंट नहीं लगा सकते हैं, उसमें करंट नहीं आता है। लेकिन उसको पानी में घोल देंगे उस नमक को जब, तब हम उसमें करंट लगाकर उसको सोडियम में और क्लोरीन में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आएगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें देखिए, इस अभिक्रिया को, वीडियो को ध्यान से देख ले पहले। इसमें क्या हो रहा है, देखिए A यहां पर, ये देखिए A और ये BC। अब इसमें क्या हो रहा है, ये A B के स्थान पर आ जाता है, तो ये AC हो गया, और B अलग निकल गया है ये, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए, अब देखिए ये Mg इधर आएगा, और एक अंदर घुस गया और एक बाहर निकल गया, ये अभिक्रिया होती है इसमें। देखिए आप एक दो बार इसको, ये Mg, देखिए ये Mg अंदर आया और Ag को बाहर निकाल दिया इसने। तो इसी तरीके से ये इसमें आ रहा है A, और इसमें से B को इसने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए इसकी परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में उपस्थित, अभिकारक का मतलब होता है क्रियाकारक, में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह का स्थान लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक पदार्थ में से परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे पदार्थ के परमाणु या परमाणुओं के समूह में घुस जाए और उसमें से दूसरे को बाहर निकाल दे, ठीक। तो देखिए इस अभिक्रिया में अभिकारक में पहले से मौजूद बंध टूट जाते हैं और नया बंध बनता है, पुराने वाले बंध टूटते हैं। ये हर रासायनिक अभिक्रिया में होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। पुराने बंध टूटते हैं और नया बंध बनता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, CuZO4 + Zn। अब देखिए ये Zn इसमें आ जाता है और ये Cu बाहर निकल गया। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो गया। Cu की जगह कौन आ गया, Zn आ गया, तो ये ZnSO4 हो गया। और ये इसने Cu को बाहर निकाल दी टक्कर देकर, तो Cu बेचारा देखो यहाँ पर ये अलग आ गया है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। समझ आया आपको, एक अंदर घुस गया, एक बाहर निकल जाता है। एक और अभिक्रिया देख सकते हैं आप, देखिए CuSO4 और ये Fe, यह Fe इस Cu की जगह चला जाएगा और ये Cu देखो बाहर निकल गया है, तो बाहर कहाँ आकर गिरा, ये यहाँ आकर गिरा, ठीक है। और ये हो गया FeSO4, यहाँ ये Fe अंदर चला गया, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, Fe हो गया है, ठीक है। तो ये Fe हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखिए, देखिए PbCuCl2, तो क्या हो गया, ये Pb देखो अब इसमें घुस गया और ये Cu बाहर निकल गया, तो क्या बन गया PbCl2 और Cu अलग आ गया, ठीक है। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये प्रतिक्रिया लिखा है, इसको आप अभिक्रिया है पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना जिसको कंफ्यूजन होता हो।
अब पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी जिसमें एक ही पदार्थ अंदर आ रहा था और उसमें से एक पदार्थ बाहर निकल रहा था। ठीक है, अब द्विविस्थापन देखेंगे हम। देखिए इस वीडियो को देखिए जो चल रहा है ध्यान से। ये देखिए दो पदार्थ आए और सब अलग अलग होकर निकल गए। ध्यान से ये दो, ये देखना, ये ग्रीन इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ गया, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट अदला बदली हो गई है। ठीक है, दो पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, इनमें से क्या निकल रहे हैं, दो पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये आया, ये देखिए ये इसके साथ चिपक कर चला गया, ये इसके साथ चिपक कर चला गया। ठीक है, दो पदार्थ निकल रहे हैं इसमें। अब यहां देख सकते हैं इसको आप और अच्छे तरीके से। ये देखिए आप, यह है CH4 है, यह ऑक्सीजन है और यह ऑक्सीजन है। तो यह जब CH4 यानी कि मेथेन, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करेंगे तो देखो एक CO2 बना, यह CO2 बन गया, एक H2O बन गया, H2O बन गया, यानी कि कंप्लीट अदला बदली हो चुकी है। अब फिर एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये देखिए MgO, क्या है ये MgO क्रियाकारक, और ये दूसरा है CaS। तो अब क्या हो गया, ये S इसकी जगह पर आ गया और ये O इसकी जगह पर आ गया, यानी कि सिंगल कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से हो गया। अकेला यहाँ पर कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है, जैसा कि किस अभिक्रिया में हो रहा था। इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ सिंगल पड़ा हुआ था, एक सिंगल बच गया, लेकिन द्विविस्थापन में सिंगल परमाणु नहीं बचता है। देखिए एक और यहां पर, ये AB प्लस CD। अब क्या हुआ, A इसके साथ चला गया और C इसकी जगह पर आ गया, तो ये क्या बन गया CB, ये CB, और A जब D के साथ आ गया तो AD बन गया ये। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, द्विविस्थापन, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें दोनों क्रियाकारकों के परमाणु या परमाणुओं का समूह परस्पर एक दूसरे से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीट एक्सचेंज हो जाते हैं और नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, बहुत सिंपल। आप डेडिकेशन, समर्पण के साथ इसे अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ लर्न करेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें आपको याद हो जाएगी। समझें, आप रटने की कोशिश नहीं करें, चीज़ों को समझें। ठीक है, तो निश्चित रूप से याद होगी। तो अब द्विविस्थापन में हो क्या रहा है, परमाणु या परमाणुओं का समूह, एक क्रियाकारक से परमाणुओं का समूह दूसरे क्रियाकारक के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है और नए पदार्थ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर CuSO4 और NaOH। तो अब देखिए ये Na इसकी जगह पर आ गया तो Na2SO4 बन गया, और ये CuOH के साथ आ गया तो CuOH का होल 2 बन गया है। ठीक, AgNa3KCl। तो देखिए यह K इसके पास आ गया और ये AgCl के पास आ गया, तो ये बन गया AgCl, और जब K यहाँ गया था तो ये बन गया है KNO3। ठीक, अगला देखिए Na2SO3 BaCl2 BaSO4 NaCl। ये देखिए आप, यह Na, ये Ba इसकी जगह पर चला जाएगा और Na बाहर निकलकर कहाँ जाएगा, यहाँ Cl के पास आ जाएगा, तो क्या बना लेगा ये Na और ये Cl, क्या बन गया NaCl बन गया। और यहाँ ये B कहाँ चला गया, इस Na की जगह पर चला गया है, ये वाला B कहाँ चला गया, ये जा रहा है इस जगह पर, तो BaSO4, ये BaSO4 हो गया है। ठीक, नोट है कोई भी अभिक्रिया
जो अवक्षेप उत्पन्न करती है। कोई भी प्रतिक्रिया या अभिक्रिया, यहां पर इसको भी आप अभिक्रिया पढ़ सकते हैं। कोई भी अभिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपन प्रतिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपन प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया, इसको अभिक्रिया। ठीक है, कोई भी प्रतिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब आ रहा है पांचवी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन को जोड़ने और हटाने के आधार पर इन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। अब हम किसके आधार पर? ऑक्सीजन के जोड़ने और हटाने के आधार पर। किसे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे और किसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके आधार पर? ऑक्सीजन के आधार पर। तो देखिए, इसके आधार पर डेफिनेशन, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करता है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण का नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन ग्रहण करना। याद रखिए, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करना। तो कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण होता है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे अब हम। ये देखिए, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। तो इस कार्बन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो CO2 बन गया। देखो यहाँ पर क्या बन गया है? CO2 बन गया है। अगला देखेंगे, ये देखिए, ये Mg है और ये ऑक्सीजन है। इस Mg ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, यानी कि Mg की और O2 की रिएक्शन हुई, दोनों जुड़ गए। जुड़ना ही है, कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, इसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो देखिए, ये Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, 2MgO बन गया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है ये। ठीक है, तो देखिए एक और अभिक्रिया देखिए, CH4+O2। तो इसमें भी देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ऐसी कोई सी भी अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाती है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? ऑक्सीजन के आधार पर। तो याद रखिए, ऑक्सीकरण की याद रखिए बस केवल आप। ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहेंगे। किसके आधार पर? ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। तो अब अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे बच्चों? ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। बिल्कुल उल्टा है उसका। ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, देखिए ये, यदि कोई पदार्थ किसी प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन को हटाता है या खोता है, ऑक्सीजन निकले बाहर तो अपचयन अभिक्रिया, अंदर जुड़े तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, देखिए आप इसमें देखिए, KClO3 एक पदार्थ है। तो देखिए KClO3 ये क्रियाकारक है। इसमें जब अभिक्रिया में जाते हैं उत्पाद में, तो देखो ऑक्सीजन अलग आकर पड़ गया। ये ऐसे प्लस होकर, प्लस का चिन्ह लगकर ऑक्सीजन अलग आकर निकल गया है। तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन पृथक हो रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो अब ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई है? अपचयन अभिक्रिया हो गई है। नेक्स्ट देखिए, ये है MgO। MgO में देखिए, ये यहां पर ऑक्सीजन अलग आ गया है यहां पर। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई? कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? एक तो अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है, साथ के साथ देखो आप कौन सी अभिक्रिया है? यह वियोजन अभिक्रिया भी है। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन यानी कि पृथक्करण अभिक्रिया। क्यों है? पढ़ा था हमने, कोई भी पदार्थ
दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे पृथक्करण या वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो पुरानी चीज को हम यहां पर भी याद कर रहे हैं। पृथक्करण वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी अभी हमने, किसे कह रहे थे कि जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे पृथक्करण या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी कोई सी भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकले वह अपचयन अभिक्रिया है, और ऐसी कोई सी भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, देखो कुछ तो इसी के बारे में लिखा हुआ है। देखो यहां पर इस अभिक्रियाओं में KClO KCl में अपचयित हो रहा है और MgO Mg में अपचयित हो जाता है। MgO काय में अपचयित हो गया, Mg में अपचयित हो गया है, अपचयित। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो क्या बचा, जो बचा उसको अपचयित पदार्थ कहते हैं। अब आता है हाइड्रोजन के योग के आधार पर और निष्कासन के आधार पर ऑक्सीजन और अपचयन अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि ऑक्सीजन और अभिक्रिया की परिभाषा, अपचयन की परिभाषा किसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर। अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के आधार पर, फिर याद करवा रहा हूं मैं। ऑक्सीजन के आधार पर पढ़ा था हमने, तो ऑक्सीजन के आधार पर कोई पदार्थ ऑक्सीजन लेता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कोई पदार्थ ऑक्सीजन बाहर निकालता है तो अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ रहे हैं। देखिए, तो हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कोई पदार्थ हाइड्रोजन निकालता है, हाइड्रोजन को, कोई पदार्थ हाइड्रोजन को हटाता है या खोता है तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किस अभिक्रिया को, कोई पदार्थ हाइड्रोजन निकालता है तो भी उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। देखिए ऑक्सीकरण के बारे में बताता हूं मैं, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया और यह है अपचयन अभिक्रिया, दोनों में देखेंगे हम। इसमें क्या हो रहा है, प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक, माइनस H2 यानी कि हाइड्रोजन निकलती है। तो जिसमें हाइड्रोजन निकले उसको भी ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसको भी ऑक्सीकरण। तो अपचयन देखिए आप, माइनस O2 यानी कि ऑक्सीजन निकले बाहर तो उसको अपचयन कहेंगे, और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन जुड़े तो उसको अपचयन कहेंगे। तो यहाँ पर हम ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई पदार्थ यदि हाइड्रोजन को खोता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए आप H2S प्लस O2, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन को खोना है, यह हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकलेगा। ठीक है, किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ। तो ये S देखो यहाँ पर अकेला बच गया अभी ये। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन बाहर निकलने वाली क्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीजन जुड़ने वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पर CH3CH2OH, अब देखिए CH3CH2O प्लस हाइड्रोजन एक और निकल गया है बाहर इसमें, तो ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इन समीकरणों को अच्छी तरीके से याद करना है, कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया समीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो बार बार समीकरणों को लिखोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद होगी। अपचयन अभिक्रिया, तो देखिए अब इसमें निश्चित रूप से जब ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण में हो रहा था हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, तो अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन मिलाता है, यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, योग का मतलब जुड़ना प्लस, तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। समीकरण देखेंगे, ये देखिए CH2C2H4 में ये हाइड्रोजन प्लस प्लस हो रहा है ना, यही प्लस हो गया। यदि इधर प्लस होगा तो इसका मतलब निकलेगा, और इधर प्लस होगा तो इसका मतलब जुड़ेगा। ठीक है ना,
तो देखिए ये जुड़ गया, C2H4 था तो C2H6 हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया है, C2H6। सो ये अभिक्रिया हो गई अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। ठीक, फिर दोबारा बता देता हूं मैं आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसे अपचयन कहेंगे और किसे ऑक्सीकरण कहेंगे। मैं यहाँ टेबल बना रहा हूं, ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और एक है अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, O2 का योग यानी कि जोड़ यानी कि जुड़े, और H2 का निकास। तो अपचयन किसको कहेंगे, O2 का निकास। ठीक है, और यहां H2 का जोड़। तो ये हो गई ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, बताएं कि कौन सी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है और कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी है। ठीक है, ये देखिए ये 3 अभिक्रियाएं हैं, 1 2 3। अब मैंने अच्छी तरीके से बता दिया आपको ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पर, हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पर, ऑक्सीजन के निकलने के आधार पर, हाइड्रोजन के निकलने के आधार पर, 2 तरह की है बस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर। तो उसे अच्छी तरह से लर्न करिए, समझिए फंडे को। ठीक है, टॉपिक आता है कोरोजन, जिसे हिंदी में कहते हैं संसारण। क्या कहते हैं इसको, संसारण, यानी कि जंग लगना। क्या, जंग लगना। देखिए ये कील है, ये इस पर ये मोटी परत जम गई, ये जंग लग गई इसके ऊपर, ये जंग आ रही है, ये मोटी परत बिछ जाएगी नीली नीली, ये जंग आ गई इसके ऊपर, ये है संसारण। परिभाषा संसारण की, जब किसी धातु पर उसके आसपास के पदार्थों जैसे नमी, अम्ल आदि द्वारा हमला किया जाता है, यानी कि कोई लोहे का पदार्थ पानी में लंबे समय तक रह जाए, अम्ल में लंबे समय तक रह जाए, तो उसका संसारण हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को तो क्या कहते हैं, संसारक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। पदार्थ कौन, वह पानी, वह अम्ल संसारक कहलाते हैं। ठीक है ना, जो संसारण करते हैं उसे संसारक पदार्थ कहते हैं। और इस अभिक्रिया को संसारण यानी कि जंग लगना, कब कोई पदार्थ लंबे समय तक पानी में या अम्ल में रह जाते हैं, तो इस प्रक्रिया तो उन पर एक अलग परत चढ़ जाती है, वो कमजोर हो जाते हैं, जिसे जंग लगना कहते हैं। इसी को संसारण भी कहते हैं। देखो जैसे संसारण कार, निकाय, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाजों और उन सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाती है जो धातुओं से बनी हुई होती है। विशेष रूप से लोहे की चीजें जो लोहे से बनी हुई होती है उनको तो जंग बहुत जोर से नुकसान पहुंचाता है। और कहां पर जंग संसारण हो जाता है, जैसे संसारण का रूप में तांबा समय के साथ हरा हो जाता है, उस पर हरा हरा रंग आ जाता है तांबे के ऊपर, तो वह भी संसारण है। चांदी समय के साथ साथ काली पड़ने लगती है, आपने देखी होगी। ठीक है, नहीं देखी अपने मम्मी पापा से पूछना, दादा दादी से पूछना, वो बताएंगे आप लोगों को। चांदी समय के साथ काली पड़ जाती है, यानी कि क्या हो रहा है, उसका संसारण हो रहा है। लोहे पर जंग आप जानते ही है, लोहे की कील या लोहे का कोई भी एंगल, सरिया, उस पर समय के साथ पानी में पड़ा हुआ है वो, तो जंग लग जाती है, इसे भी संसारण कहते हैं। लास्ट टॉपिक आता है विकृत गंधिता। कौन सा टॉपिक आता है, विकृत गंधिता। तो किसे कहेंगे, देखो बच्चों, जब तेल और वसा युक्त खाद्य सामग्री, क्या, तेल और वसा युक्त खाद्य सामग्री, तेल खाने का तेल, डालडा, घी, वसा युक्त खाद्य सामग्री क्या, घी, ठीक है, को लंबे समय तक हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। यानी कि ऐसी पकवान या ऐसी खाने की चीजें जो तेल में बनी हुई हो, घी में, डालडे में बनी हुई हो, यदि उनको लंबे समय तक हवा में खुला रखेंगे, उनको पैक नहीं करेंगे उनको, तो उसका क्या होगा,
तो तेल और वसा ऑक्सीकृत हो जाती है उनकी, ठीक है, यानी कि वह भोजन बासी हो जाता है और उनका स्वाद और गंध बदल जाती है, उनका टेस्ट बदल जाता है, उनकी स्मेल बदल जाती है। इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। दोबारा बोलता हूं मैं, जब कोई तेल में या वसा युक्त खाद्य सामग्री, वसा में पका हुआ खाना, तो यानी कि खाद्य सामग्री को लंबे समय तक हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उनका तेल और वसा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उनका स्वाद बिगड़ जाता है, गंध बदल जाती है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता को कैसे रोक सकते हैं? इसको हम भी घरों में पकवान बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, बाजार की चीज़ें लाते हैं, ठीक है, समय के साथ साथ कभी कोई गंदी चीज़ आ जाती है तो कहते हैं कि ये इसका टेस्ट खराब हो गया, इसमें से स्मेल आ रही है, तो वो विकृत गंधिता के कारण ही आती है। देखिए कैसे रोकेंगे विकृत गंधिता को। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए ऐसे पदार्थ जोड़े जाते हैं भोजन में जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, वह भोजन में जोड़े जाते हैं, भोजन में मिलाए जाते हैं, जिससे कि भोजन लंबे समय तक ताजा बना रहता है। क्या जोड़े जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। क्या क्या कहेंगे इसको? एंटीऑक्सीडेंट जोड़े जाते हैं। तो भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाएगा। उन जो बाजार से मार्केट की पैकिंग के जो नमकीन आते हैं, चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, उन सब में इस तरह की चीज़ें मिलाई जाती है जो लंबे समय तक उनको अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखती है। भोजन को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए जिससे कि ऑक्सीकरण धीमा हो। बाजार की जो भी चीज़ें आती है बिल्कुल पैक चीज़ें, पैक पन्नियों में या डिब्बों में पैक होकर आती है, ठीक है, जिससे भोजन लंबे समय तक शुद्ध बना रहता है, वह बासी नहीं होता, खराब नहीं होता, विकृत गंधिता उसमें नहीं आती है। नाइट्रोजन गैस उनमें मिलाई जाती है। जो भी आपने चिप्स देखे होंगे, चिप्स की थैली, बड़ी सी चिप्स की थैली होती है, उसमें 5 चिप्स निकलते हैं और थैली इतनी बड़ी और हवा उसमें पूरी भरी हुई होती है। तो हवा वो कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है प्यारे बच्चों। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? उस भोजन को, जो अंदर चिप्स है, कुरकुरे हैं और कोई भी खाद्य सामग्री है, उसको सड़ने से और उसका टेस्ट खराब होने से, उसकी स्मेल खराब होने से उसको रोकता है। कौन? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? ऑक्सीकरण नहीं होने देता है, ऑक्सीकरण को रोकता है। किसको रोकता है? ऑक्सीकरण को रोकता है। और ऑक्सीकरण रुक जाएगा तो खाना लंबे समय तक शुद्ध रहेगा, ताजा रहेगा। इसलिए खाद्य और चिप्स उत्पादों के निर्माता भोजन को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वन शॉट में आपका ये चैप्टर आज रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण समाप्त हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, आप दोबारा वीडियो को देखें। निश्चित रूप से आप डेडिकेशन, समर्पण के साथ और फेथ के साथ आप वीडियो को देखेंगे, विश्वास रखेंगे कि मैं कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं और निश्चित रूप से मुझे चीज़ें याद हो रही है, तो निश्चित रूप से होगी। आप लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए। डे टू डे आपको अकॉर्डिंग टू प्लानर आपको वीडियो सेंड किए जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक भी वीडियो मिस मत करिए। निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। पेपर को आप सीधे शब्दों में फोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सफलता डिजिटल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।